नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम मद्रास उच्च न्यायालय के एक दिलचस्प फैसले की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये मामला है मणिक्कम बनाम चिन्नास्वामी, जिसका फैसला 28 जुलाई 2011 को आया था। अब ऊपर से देखने पर ये एक पारिवारिक संपत्ति का झगड़ा लगता है ना, लेकिन इसकी तह में जाने पर हमें भारतीय कानून की कुछ बहुत जरूरी बातें समझ आती हैं, खासकर जब अदालत में किसी दस्तावेज को सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। हमारे पास इस केस से जुड़े अदालती दस्तावेज हैं और हम उन्हीं के आधार पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि जब किसी चलते हुए मुकदमे में कोई ऐसा कागज पेश किया जाए जिसकी कानूनी वैधता पर सवाल हो, मान लीजिए वो रजिस्टर्ड नहीं है या उस पर सही स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी गई, तो अदालतें उस स्थिति से कैसे निपटती हैं? क्या वो फौरन फैसला लेती हैं या इंतजार करती हैं? बिल्कुल। और इस केस में जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि ये सिर्फ संपत्ति के बंटवारे का मामला नहीं रह जाता है। ये हमें अदालती कार्यवाही के नियमों और सबूतों से जुड़े कानून की एविडेंस एक्ट की बारीकियों में ले जाता है। हम देखेंगे कि कैसे एक दस्तावेज, जिसे अदालत की भाषा में XB 14 कहा गया, इस पूरे मामले के केंद्र में आ गया। ठीक है, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? लगता है निचली अदालत से मामला शुरू हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। मामला शुरू हुआ कलाकुरिची की ट्रायल कोर्ट में। इसे तकनीकी तौर पर OS नंबर 628 ऑफ 2003 कहा गया। OS मतलब ओरिजिनल सूट, यानी जहां मुकदमा दायर हुआ। यहां वादी यानी मुकदमा करने वाले मणिक्कम ने एक दावा किया। उनका कहना था कि प्रतिवादी यानी जिनके खिलाफ मुकदमा था चिन्नास्वामी और कुछ अन्य लोग, उन्होंने अदालत में एक दस्तावेज पेश किया XB 14। वादी के अनुसार ये दस्तावेज असल में एक पार्टीशन डीड यानी बंटवारे का विलेख था। और मणिक्कम को इस दस्तावेज से क्या आपत्ति थी? क्या दिक्कत थी उन्हें? उनकी मुख्य आपत्ति ये थी कि ये दस्तावेज ना तो रजिस्टर्ड है यानी सरकारी तौर पर दर्ज नहीं कराया गया, और ना ही इस पर कानून के मुताबिक सही स्टैम्प ड्यूटी चुकाई गई है। उनका तर्क था कि भाई भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 और भारतीय स्टैंप अधिनियम के तहत ऐसे दस्तावेज को सबूत के तौर पर माना ही नहीं जा सकता। अच्छा। सीधे शब्दों में कहें तो उनकी नजर में ये कानूनी तौर पर वैध सबूत था ही नहीं। और उन्होंने ये भी कहा था कि पहले भी जब इसे सबूत के तौर पर मार्क करने की कोशिश हुई थी, तब अदालत ने उनकी आपत्ति के बाद इसे नामंजूर कर दिया था। ये बात सही है? सही कहा, हाँ। वादी ने बताया कि पहले इसे मार्क करने से मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब प्रतिवादी पक्ष के एक गवाह यासामी, जिन्हें कोर्ट की भाषा में DW2 यानी डिफेंस विटनेस नंबर 2 कहा गया, हाँ, तो जब उनकी गवाही हो रही थी तब इस दस्तावेज को फिर से पेश किया गया और अदालत ने इसे XB 14 के तौर पर मार्क कर लिया, लेकिन आपत्ति के अधीन यानी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन। आपत्ति के अधीन इसका मतलब क्या हुआ ठीक से? इसका मतलब था कि इसे रिकॉर्ड पर तो ले लिया गया, लेकिन इस पर जो आपत्ति है कि ये एडमिसिबल है या नहीं, उसका फैसला बाद में होगा, अभी नहीं। अच्छा, तो ये तो वादी का पक्ष हुआ। दूसरी तरफ चिन्नास्वामी और बाकी प्रतिवादियों का क्या कहना था इस XB 14 दस्तावेज के बारे में? क्या वो इसे बंटवारे का विलेख मान रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका तर्क एकदम अलग था। उन्होंने कहा कि XB 14 कोई बंटवारे का विलेख यानी पार्टीशन डीड है ही नहीं। ये तो बस एक विभाजन सूची है, एक पार्टीशन लिस्ट, या ज्यादा से ज्यादा एक मेमोरेंडम यानी ज्ञापन है। ज्ञापन? हाँ, उनका कहना था कि ये सिर्फ उस बंटवारे को लिखत पलट में ला रहा है जो पहले ही हो चुका था। ये कोई नया अधिकार नहीं बना रहा। और अगर ये सिर्फ पहले हो चुके बंटवारे का रिकॉर्ड है तो कानूनन इसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। अरे, ये तो एक बड़ा कानूनी दांवपेच लगता है। डीड और लिस्ट का फर्क इतना अहम क्यों हो जाता है यहाँ पर? हाँ, ये बहुत अहम है। देखिए, अगर कोई दस्तावेज डीड है और वो संपत्ति में नए अधिकार बना रहा है या किसी के अधिकार खत्म कर रहा है, तो भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत उसे रजिस्टर कराना अनिवार्य है, जरूरी है। अच्छा। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसी कानून की धारा 39 कहती है कि उसे अचल संपत्ति से जुड़े किसी लेन देन के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसे मानेंगे ही नहीं। और स्टैम्प एक्ट का क्या? हाँ, और स्टैम्प एक्ट की धारा 35 कहती है कि अगर किसी दस्तावेज पर उचित स्टैंप नहीं लगा है तो उसे किसी भी मकसद के लिए सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि जो भी पेनल्टी बनती है वो भर न दी जाए। ओके। लेकिन अगर दस्तावेज सिर्फ एक लिस्ट है या ज्ञापन है जो पहले हो चुके काम को बस दर्ज कर रहा है, तो शायद उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत ना पड़े। तो यही बचाव प्रतिवादी ले रहे थे कि ये तो बस एक लिस्ट है जी, डीड नहीं है। समझ गई।
और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इसे गवाह के जरिए क्यों मार्क कराया गया, सीधा क्यों नहीं पेश किया। हाँ, उन्होंने बताया कि इस पर आपत्ति इसलिए भी थी क्योंकि दस्तावेज पर मतलब जो मुख्य पार्टी थे उनके दस्तखत नहीं थे। ओह, हाँ, तो इसलिए इसे सीधे पेश करने के बजाय गवाह DW2 के माध्यम से मार्क कराया गया और वादी की आपत्ति को रिकॉर्ड पे रखा गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत चर्चित फैसले बिपिन शांतिलाल पांचाल बनाम गुजरात राज्य का हवाला दिया। ये 2001 का केस है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमे के दौरान सबूत की स्वीकार्यता पर उठने वाली आपत्तियों का निपटारा फौरन करने के बजाय उन्हें नोट कर लेना चाहिए और उनका फैसला मुकदमे के अंतिम चरण में करना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि मुकदमे की सुनवाई बीच बीच में रुके नहीं, वो तेजी से आगे बढ़े, एफिशिएंसी बनी रहे। तो निचली अदालत के सामने दो बिल्कुल विपरीत तर्क थे। एक कह रहा था दस्तावेज अवैध है, सबूत नहीं बन सकता। दूसरा कह रहा था ये बस एक सूची है और वैध है और फैसला बाद में हो। तो निचली अदालत ने वादी की उस अर्जी का क्या किया जिसमें XB14 को पूरी तरह खारिज करने की मांग थी? निचली अदालत ने 14 अक्टूबर 2009 को वादी की ये अर्जी, जिसे IA नंबर 1425 ऑफ 2009 कहा गया। आइए मतलब? इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, मतलब मुकदमे के दौरान दी गई अर्जी। तो वो अर्जी खारिज कर दी। खारिज कर दी? हाँ, अदालत ने कहा कि XB14 को स्वीकार्यता और प्रासंगिकता के अधीन मार्क किया गया है, जिसका मतलब है कि इस पर अंतिम फैसला मुकदमे के निपटारे के समय सारे सबूतों को देखते हुए किया जाएगा। उन्होंने वही बिपिन शांतिलाल पांचाल वाले तर्क को मानते हुए कहा कि अभी इस पर फैसला करने से मुकदमे की रफ्तार धीमी होगी। क्या निचली अदालत ने दस्तावेज की प्रकृति पर, मतलब वो लिस्ट है या डीड, इस पर कोई टिप्पणी की थी उस समय? हाँ, उन्होंने एक शुरुआती या कह लीजिए अस्थायी टिप्पणी की थी। टेंटेटिव ऑब्जर्वेशन जाके बोले। हाँ, उन्होंने कहा कि पहली नज़र में दस्तावेज देखने पर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक रसीद की तरह है जो 4 साल पहले हुए बंटवारे को मान रहा है और शायद ये रजिस्ट्रेशन या स्टैम्प एक्ट के दायरे में ना आता हो, शायद। लेकिन ये फाइनल नहीं था। नहीं। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक शुरुआती राय है, अंतिम फैसला नहीं। अंतिम निर्णय सारे सबूतों और दलीलों पर विचार करने के बाद ही होगा। और जाहिर है वादी मणिक्कम इस फैसले से खुश नहीं हुए होंगे। यहीं से मामला फिर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट पहुंचा होगा। बिल्कुल सही। मणिक्कम ने निचली अदालत के इस आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी। ये मामला एक समीक्षा याचिका, सिविल रिवीजन पिटिशन के तौर पर जस्टिस M वेणुगोपाल के सामने आया। यहां मणिक्कम ने फिर से वही दलीलें दी। XB14 एक बंटवारे का विलेख है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, इस पर सही स्टैंप नहीं है, इसलिए भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 और 49 और भारतीय स्टैंप अधिनियम की धारा 35 का उल्लंघन करता है। इसे सबूत के तौर पर स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिए था। अपनी बात को मजबूत करने के लिए उन्होंने जरूर कुछ और अदालती फैसलों का हवाला दिया होगा इस बार। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कुछ और केसों का जिक्र किया, जैसे बालाकृष्णन बनाम चंद्रशेखरन का मामला। ये 2003 का था। उसमें कहा गया था कि अगर कोई पारिवारिक समझौता लिखित में है और वो संपत्ति में अधिकार बना रहा है, घोषित कर रहा है, सौंप रहा है, सीमित कर रहा है या खत्म कर रहा है, तो उस पर स्टैंप लगना चाहिए और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक और मामला R देवनाई अम्बलम बनाम G मीनाक्षी अम्बल, ये 2004 का था, उसका भी हवाला दिया, जहां अदालत ने एक बिना स्टैंप और बिना रजिस्ट्रेशन वाले पारिवारिक समझौते के दस्तावेज को भरोसे के लायक नहीं माना था। तो उनका मुख्य जोर इस बात पर था कि एडमिसिबिलिटी का फैसला तुरंत हो। हाँ, मणिक्कम का मुख्य जोर इसी बात पर था कि किसी दस्तावेज को सबूत माना जाए या नहीं। इस सवाल का फैसला तुरंत होना चाहिए, इसे मुकदमे के अंत तक नहीं डालना चाहिए। उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के आदेश 13 नियम 3 का हवाला दिया, जो अदालत को अस्वीकार्य सबूतों को खारिज करने का अधिकार देता है। राइट देयर एंड देन। यहां पर रुककर उस दस्तावेज XB14 को थोड़ा और समझना दिलचस्प होगा। आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा था जिसमें इतना विवाद था, और क्या उसमें कुछ अजीब था जैसा आप पहले कह रहे थे? हाँ, देखिए, दस्तावेज की शुरुआत में उसे विभाजन समझौता कहा गया है, पार्टीशन अग्रीमेंट। ये मणिक्कम द्वारा अपनी छोटी मां धनकोडियम्मल के पक्ष में लिखा गया बताया गया है। इसमें लिखा है कि बंटवारा करीब 4 साल पहले गवाहों के सामने हुआ था, लेकिन घर में कुछ विवाद होने के कारण उन्होंने आज फिर से बंटवारा किया है। अच्छा, तो पहले भी हुआ था, फिर से हुआ। हाँ, ऐसा लिखा है। और दस्तावेज के आखिर में लिखा है कि एक पत्थर के मकान के लिए 150 रुपए की रकम मिलने पर पंचायत करने वालों के फैसले के अनुसार उसकी छोटी मां को उस घर में रहने का निर्देश दिया गया और उसने इसे अपने हिस्से के तौर पर स्वीकार कर लिया। अब ये बातें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सीधे सीधे संपत्ति के अधिकार और लेन देन से जुड़ती दिख रही हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट जैसा नहीं लग रहा। सही बात है। और इसमें अजीब क्या था? आपने पहले इशारा किया था कि कुछ असामान्य था।
सबसे अजीब और ध्यान खींचने वाली बात वो ये है कि इस दस्तावेज पर मुख्य पक्षकारों यानी मणिक्कम और धनकोडियम्मल के दस्तखत ही नहीं है। क्या उनके साइन ही नहीं है? जी हाँ, इस पर सिर्फ 8 लोगों के दस्तखत हैं, वो भी गवाह के तौर पर। अरे बाप रे। अब सोचिए, एक दस्तावेज जो संपत्ति के बंटवारे की बात कर रहा है, उस पर उन लोगों के ही साइन नहीं है जिनका बंटवारा हो रहा है। ये वाकई में बहुत असामान्य है। हाँ, और ये दस्तावेज की नियत और वैधता पर गंभीर सवाल खड़े करता है, बहुत गंभीर। बिना मुख्य पार्टियों के दस्तखत के, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने इन सारी दलीलों कि दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है, स्टैम्प नहीं है, ये डीड है या लिस्ट, और सबसे बढ़कर इस पर मुख्य लोगों के साइन ही नहीं है, इन सब पर विचार करने के बाद क्या फैसला सुनाया? क्या उन्होंने निचली अदालत के आदेश को पलट दिया? नहीं, उच्च न्यायालय ने मणिक्कम की समीक्षा याचिका खारिज कर दी। खारिज कर दी? हाँ, उन्होंने निचली अदालत के फैसले और उनके अपनाए गए तरीके को सही ठहराया। उच्च न्यायालय का मानना था कि जब मुकदमा पहले से ही पार्ट हर्ड स्टेज पर था। पार्ट हर्ड मतलब गवाहों की गवाही शुरू हो चुकी थी, DW1 की गवाही पूरी हो चुकी थी और DW2 की चल रही थी। तो ऐसे में आपत्ति के अधीन दस्तावेज को मार्क करना और उसकी स्वीकार्यता यानी एडमिसिबिलिटी पर अंतिम फैसला मुकदमे के अंत में करने के लिए छोड़ देना, ये प्रक्रिया के हिसाब से कोई बड़ी गड़बड़ी या अवैधता नहीं है। इट्स नॉट अ ज्यूरिसडिक्शनल एरर। यानी हाईकोर्ट ने भी वही बिपिन शांतिलाल पांचाल वाले सिद्धांत को ही तरजीह दी कि मुकदमे की रफ्तार बनी रहनी चाहिए। हाँ, उन्होंने उसी सिद्धांत का फिर से जिक्र किया कि मुकदमे की सुनवाई को बीच में रोकना ठीक नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर निचली अदालत अंतिम फैसला सुनाते समय ये पाती है कि XB14 पर वाकई स्टाम्प लगना चाहिए था या उसे रजिस्टर होना चाहिए था, या फिर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य पक्षकारों के दस्तखत न होने की वजह से इसे सबूत के तौर पर मार्क ही नहीं किया जाना चाहिए था, तो निचली अदालत उस स्टेज पर भी उस दस्तावेज को सबूतों से बाहर कर सकती है, मतलब एविडेंस से एक्सक्लूड कर सकती है। अच्छा, यानी देर से ही सही, लेकिन न्याय का रास्ता बंद नहीं हुआ था। The door was still open. तो मतलब ये हुआ कि दस्तावेज को सबूत माना जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ था। बस उसका फैसला निचली अदालत को बाद में करना था। गेंद वापस ट्रायल कोर्ट के पाले में, लेकिन कुछ निर्देशों के साथ, है ना? बिल्कुल। उच्च न्यायालय ने एक बहुत जरूरी बात और साफ की। उन्होंने निचली अदालत को निर्देश दिया कि जब वो अंतिम फैसला लिखें तो XB14 की स्वीकार्यता पर निर्णय लेते समय वो अपने पिछले आदेश में दी गई उस अस्थायी टिप्पणी से बिल्कुल भी प्रभावित न हो। कौन सी टिप्पणी? वो जो कहा था कि शायद ये दायरे में ना आता हो। हाँ, वही वाली, कि शायद ये रजिस्ट्रेशन स्टैम्प के दायरे में नहीं आता। हाईकोर्ट ने कहा कि उस ऑब्जर्वेशन को भूल जाएं। उन्हें पूरी तरह से नए सिरे से सारे सबूतों, गवाहियों और कानून के प्रावधानों के आधार पर स्वतंत्र रूप से फैसला करना होगा कि एडमिसिबल है या नहीं, और इसकी वैल्यू क्या है। और क्या कोई समय सीमा भी तय की गई मुकदमे को निपटाने के लिए? ये मामला तो 2003 से चल रहा था, काफी पुराना हो गया था। हाँ, उच्च न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि मुकदमा काफी पुराना है, 2003 से लंबित था, इसलिए उन्होंने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वो इस मुकदमे का निपटारा अगले 4 महीनों के भीतर कर दें। एक टाइमलाइन दे दी। ये तो अच्छी बात है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत जो उन्हें निचली अदालतों के कामकाज पर निगरानी रखने का अधिकार मिला है, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, उसका इस्तेमाल बहुत संयम से और सोच समझकर करना चाहिए, खासकर जब मामला सिर्फ प्रक्रियात्मक हो, प्रोसीजरल हो। मतलब हर छोटी बात पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा और केस के विश्लेषण से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? श्रोताओं के लिए क्या टेक अवेज है? देखिए, पहली बात तो ये कि कैसे एक आम सा लगने वाला पारिवारिक संपत्ति विवाद भी कानूनी प्रक्रिया और सबूतों से जुड़े नियमों की गहरी और जटिल परतों को खोल सकता है। कितना कुछ होता है एक केस में। सही बात है। दूसरी बात, हमने देखा कि निचली अदालत ने एक विवादित दस्तावेज को आपत्ति के अधीन मार्क करके उसकी स्वीकार्यता का सवाल मुकदमे के अंत तक के लिए टाल दिया। और उच्च न्यायालय ने इस तरीके को सही माना, खास तौर पर मुकदमे को तेजी से चलाने और वो जो बिपिन शांतिलाल पांचाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत तय किया था उसको ध्यान में रखते हुए। हाँ, बिल्कुल। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि उसी सिद्धांत में ये भी कहा गया है कि स्टैंप ड्यूटी जैसे कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर फौरन फैसला होना चाहिए। तो यहाँ एक न्यूआंस है। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ,
ये केस दिखाता है कि अदालतें कैसे दस्तावेज की प्रकृति, मतलब क्या ये अधिकार बना रहा है या सिर्फ पुरानी बात दर्ज कर रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प की कानूनी ज़रूरतें और सबूतों को स्वीकार करने की प्रक्रिया, इन सब के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। और बेशक XP 14 पर मुख्य पक्षों के दस्तखत न होना ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर निचली अदालत को अपने अंतिम फैसले में गहराई से विचार करना ही होगा। ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये हमें इस सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है कि अदालती कार्रवाई में रफ्तार और सबूतों की बारीकी से जांच के बीच सही तालमेल क्या होना चाहिए, स्पीड वर्सेस थरोनेस। हाँ, कहाँ पर तेजी जरूरी है और कहाँ पर थोड़ी देर हो जाए लेकिन सटीकता से समझौता न हो, ये एक लगातार चलने वाली बहस है। बिल्कुल। और श्रोताओं के मन में छोड़ने के लिए एक विचार ये हो सकता है, क्या किसी अहम दस्तावेज की स्वीकार्यता पर फैसले को मुकदमे के बिल्कुल आखिर तक टाल देना, क्या ये कभी-कभी मामले की सच्चाई को समझने में उलझन पैदा कर सकता है, खासकर तब जब वो दस्तावेज ही पूरे झगड़े की जड़ हो? ये सोचने वाली बात है। क्या ये हमेशा न्याय पाने का सबसे सही रास्ता है या कभी-कभी इससे दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं? इस पर यकीनन और सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक वैलिड सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। इस दिलचस्प और गहरे विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस बातचीत से कानूनी प्रक्रिया की कुछ पेचीदगियों को समझने में हमारे श्रोताओं को मदद मिली होगी। शुक्रिया।